हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सभी के बीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसका नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और एग्जाम में इसका वेटेज 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। तो एक एक करके सारे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आ जाओ भैया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो एक्चुअल में भैया ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या, इसके लिए मैंने ना छोटा सा एक डायग्राम बनाया है। समझ लो भैया, ये क्लासरूम है और ये जितने भी चुन्नू दिख रहे हैं ये सारे क्या है, स्टूडेंट्स हैं। अब एक ना रियल लाइफ सोचना। अब एक बात बताओ, एक क्लासरूम में जितना ज्यादा स्टूडेंट्स होगा, जितना स्टूडेंट्स का नंबर होगा उतना मेरे को फायदा। समझ रहे हो ना भैया, समझ रहे हो ना। तो भैया जितना ज्यादा स्टूडेंट होगा उतना मेरे को अच्छा। अब ये स्टूडेंट भैया इसका नेचर अच्छा है या खराब है, उससे मुझे क्या मतलब। अच्छा है तो अपने लिए अच्छा है, खराब है तो अपने लिए खराब है। मतलब मेरे को किससे मतलब है, नंबर से। मेरे को नेचर से भैया कोई मतलब नहीं है। यही तो होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। अब समझो भैया ये सॉल्यूशन है और इसमें ये सब क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल। क्या है भैया, सॉल्यूट पार्टिकल। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सुनना। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, सुनो ना क्या। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जितना ज्यादा नंबर होगा भैया उतना नोट कमाएंगे, बोलो हाँ या ना। द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on the number of solute particle, not on the nature of the solute particle, is said to be colligative property. colligative property किसको बोलते हैं, जो नंबर पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया क्या। जल्दी से लिखो डेफिनेशन, जल्दी से लिखो। खुद से लिखना होगा, खाली देख के छापना नहीं है, ठीक है। लिखो द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, the property of the solution which depends on the property of the solution। अरे लिखो ना भैया, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, which depends on the number of solute particle, not on the not on the nature of solute particle, नॉट ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। ठीक है भैया, नंबर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया ना। देखो भैया टोटल 4 टाइप के कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर है भैया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, एक ही वीडियो में सारा बता रहा हूं, समझ के जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आइए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखो। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, बट आपको बेसिक तो क्लियर होगा नहीं। अगर मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाना है तो पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा ऑस्मोसिस। 9-10 में आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस। अगर ऑस्मोसिस क्लियर नहीं है तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, समझना ध्यान से। ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो एक डायग्राम मैंने बनाया है, यही डायग्राम ऑस्मोटिक प्रेशर का भी बनेगा। और एक बात सुनते चलो, आता है एमसीक्यू में, ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। भैया कुछ लोग समझ लेते हैं कुछ और। ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। याद रखना जो बोल रहा हूं, ठीक है। ऑस्मोसिस इज नॉट अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब ये डायग्राम समझो, यहां पे मैंने क्या लिया है, प्योर सॉल्वेंट, बिल्कुल प्योर है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे कुछ हमारा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूशन जो होता है वो मिक्सचर होता है, वो कभी भी प्योर नहीं होता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है, कोई चीज का मिलावट नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो है ही नहीं, तो उसका कंसंट्रेशन क्या रहेगा, लो रहेगा इधर। और यहां मैं बोलूंगा क्या, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोलेंगे, बोलो भैया, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तभी तो सॉल्यूशन बना। ये क्लियर है। ये प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन, बीच में क्या है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसपीएम। क्या है भैया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये डायग्राम पहले समझो, ये प्योर सॉल्वेंट है, इधर मेरा सॉल्यूशन है, दोनों किससे डिफरेंशिएट मतलब सेपरेट हुआ है, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ठीक है। अब देखो होता क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ध्यान से सुनेंगे भैया एक एक वर्ड। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्योर चीज को तो जाने देगा पर इम्प्योर चीज को जाने नहीं देगा, कहीं ना कहीं ये फिल्टर का काम करता है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्या हुआ, सॉल्यूशन में तो भैया इम्प्योरिटीज है क्योंकि ये मिक्सचर है, ये तो इधर नहीं आ पाएगा। पर भैया ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये तो जा सकता है, प्योर चीज को पास करेगा पर इम्प्योर को पास नहीं करता है। तो प्योर सॉल्वेंट जा रहा है,
प्योर सॉल्वेंट जा रहा है तो भैया ये नीचे जा रहा है और ये क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब बोलोगे ये क्या है सर ऑस्मोसिस? अब इंग्लिश में बोलूंगा तो समझ में आएगा ना क्या? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अरे कौन जा रहा है बोलो ना? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जा रहा है ना, कहां से कहां? द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from low concentration of solute, the flow of solvent from low concentration of solute to high concentration of solute. कहां से कहां गया? low से high. The flow of solvent from low concentration of solute to high concentration of solute किसके द्वारा? through, लिखना through semi permeable membrane, through semi permeable membrane is said to be osmosis. इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। कहां से कहां? सॉल्वेंट जा रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन फ्रॉम किससे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर हो गया? लिख लोगे डेफिनेशन जो बोला। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, the flow of solvent from low concentration of solute to high concentration of solute through semi permeable membrane is said to be osmosis. क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनो, एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं क्या? आपने बचपन में पढ़ा होगा कि किसमिस वाला एग्जांपल याद है? किसमिसी। देखो ये ग्लास है, रात में हम लोग क्या करते हैं? पानी में रेजिन्स को डाल देते हैं लाइक किसमिस, और ये पफ फूल जाता है। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। कैसे? देखो ये मेरा किसमिस होता है, इसके ऊपर वाला जो लेयर है ये एसपीएम की तरह काम करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ से कुछ होता है, ये तो प्योर नहीं है। पानी मेरा क्या होता है? प्योर होता है। दैट इज ये लो कंसंट्रेशन, अंदर क्या है? हाई कंसंट्रेशन। जब रात में हम लोग किसमिस को पानी में डालते हैं तो पानी किसके अंदर चल जाता है? किसमिस के अंदर। वही तो हुआ, सॉल्वेंट कहाँ चला गया? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसलिए तो ये फूल जाता है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर है ना? पानी कहां से कहां गया? प्योर था तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसलिए इसका एग्जांपल लिया जाता है। पर हमें पढ़ना क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपको देखना ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो जाएगा। हुआ क्या? देखो प्योर सॉल्वेंट जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, तो भैया ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ये वाला पार्ट ऊपर जा रहा है। बोलो ना हाँ या ना? अगर ये इधर जाएगा तो ये वाला पोर्शन कम हो गया और ये वाला पोर्शन कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना। पर इसको आपको रोकना है, ऐसा होने नहीं देना है, ऑस्मोसिस को रोकना है। तो आप क्या करोगे? ये नीचे गया, ये ऊपर गया, तो आपने क्या किया? इस साइड में, किस साइड में? सॉल्यूशन साइड में आपने प्रेशर लगाया। अरे दबा रहे हो कि नहीं, जाने नहीं देंगे। आपने यहाँ पे एक प्रेशर लगाया। जैसे आपने यहाँ पे प्रेशर लगाया, अब ये जाना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आप प्रेशर लगाते हैं उसी को तो बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? पाई। पाई का मतलब हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। डेफिनेशन बोलूं, सुनना। द एक्सेस प्रेशर, लगा रहे ना पूरा, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। कहां लगाया? अरे भैया यहां ना लगाएंगे, यहां लगाओगे तो और चल जाएगा। ठीक है, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। क्यों लगवाए? क्यों लगवाए? सुनना, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ये जो सॉल्वेंट जा रहा था इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, उसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से बोल रहा हूं, द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन of solute to high concentration of solute is said to be osmotic pressure and it is denoted by pi. क्लियर हो गया? ऑस्मोसिस के रोकने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, हटा दूं इसको? हटा दूं क्या? सब डायग्राम क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में यही डायग्राम आपको बना के दिखाना है, पर यहाँ पे ना सब पिस्टन फॉर्म में बना देना। पिस्टन फॉर्म से बनाने से पता है क्या होता है? क्योंकि पिस्टन तो ऊपर नीचे हो सकता है ना, लाइक दिस। ठीक है, ये पिस्टन फॉर्म में बना देना। ठीक है ना? ये दिखाना एसपीएम है, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो भैया यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिख दिया। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेंपरेचर इज डिफाइंड एज द एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। आई होप यू विल गेट द कांसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब फॉर्मूला पे बात करते हैं। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पाई जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CRT। ठीक है, पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है। सी यहाँ पे क्या है? सी को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन। आप चाहो तो सी को मोलैरिटी भी बोल सकते हो। मैंने बताया था चाहे सी बोल लो चाहे मोलैरिटी बोल लो, दोनों सेम है। ठीक है ना? और मोलैरिटी का फॉर्मूला भूले तो नहीं हो ना? मोलैरिटी का फॉर्मूला भैया क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इन लीटर किस में होना चाहिए, सॉल्यूशन में। तो ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो कंसंट्रेशन भी आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पाई इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी होता है, और क्या, कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बुक्स में देखोगे तो कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, कैसे मोल्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या मोल्स को एन से, वॉल्यूम वी इंटू क्या होगा, आर इंटू टी, तो पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर इंटू टी, ठीक है ना। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट। पता है इसमें ना छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, 3 वर्ड होता है। जल्दी उतारो भैया फटाफट से एकदम, गर्मी आ गया है वैसे ना। चलो आगे बढ़े। अब देखो 3 वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पूछा जाता है भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। मतलब मान लेते हैं पहला सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। जब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे मान लो पाई 1 का मतलब लिख सकते हैं C1 कंसंट्रेशन 1, आर तो गैस कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा, टी मान लेते हैं, टी टेम्परेचर पे बात हो रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा, C2 इंटू आर इंटू टी, तो आर से आर कट जाता है, टी से टी कट जाता है। जब हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो समझ जाएंगे कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम, C1 इक्वल टू C2 होता है, ठीक है। एक और वर्ड होता है इसमें, बोलते हैं हाइपरटोनिक। एक होता है हाइपरटोनिक और एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक मतलब अगर मान लो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, जब एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है दूसरे से तो बोलते हैं हाइपर, ठीक है, और कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइपो, ठीक है। तो ये ज्यादा काम आता है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर और हाइपोटोनिक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैंने बता दिया आपको क्या, कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हो जाएगा हाइपर, और जिसका कम है वो क्या हो जाएगा, हाइपो, ठीक है ना। चलो आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक न्यूमेरिकल्स मैंने लिया है, देखो भैया न्यूमेरिकल्स तो आपको ही करना है, पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, या पूरा करवा दूं क्या, देखो ध्यान से। बोला है सॉल्यूशन कंटेनिंग 13.5 ग्राम यूरिया। तो मेरे पास यूरिया है, यूरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है, NH2CONH2, ये होता है मेरा यूरिया, ठीक है। और इसका मोलर मास होता है 60 होता है, 60 इसका मोलर मास होता है। अगर मैं बोलूं यूनिट के साथ तो होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। बता दूं कैसे, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 to 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर यहाँ पे कौन है 14, और यहाँ पे कौन है 2, काउंट कर लो, 10 20 30 40, मतलब 60 आएगा, मेरे को तो याद है ना यार, ठीक है। तो बोला है यूरिया का जो वेट है वो है 13.5 ग्राम, ठीक है, पर 500 ml सॉल्यूशन। और इसमें कितने ml में प्रेजेंट है, 500 ml में प्रेजेंट है, ओके। इन वाटर, हाँ, है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, मतलब आइसोटोनिक का बात हो रहा है। मान लेते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई 1 है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। ये मेरा क्या है भैया, सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ द सुक्रोज, हमें सुक्रोज का मास निकालना है, ओके भैया, मास निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम भी सेम है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। आपको पता है अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है तो इसको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 मान लेते हैं। अगर पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है तो आपको पता है, अभी मैंने बताया था कि C1 इंटू आर इंटू टी इक्वल टू क्या होगा, C2 इंटू आर इंटू टी। तो आर से टी कट गया। कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल्स ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, इजिकल टू मोल्स ऑफ सेकंड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेकंड। अब देखो भैया ये भी 500 ml है, ये भी 500 ml, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम भी कट जाएगा, और इजी, ठीक है। अब देखो थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। तो वेट दिया है 13.5, और इसका मोलर मास कितना है भैया, 60 है। इसका वेट निकालना है, एक्स मान लेते हैं, इसका मोलर मास निकाल लोगे। कार्बन का 12 होता है, 12 12 जा 144, हाइड्रोजन का 12, 16 1 जा 160, 176 हो जाएगा। 6 4 10 12, 7 8 9 10 11 12, हाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहाँ आएगा 342, ठीक है भैया। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मास किस में आएगा, ग्राम में आएगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। कंसेप्ट में क्लियरिटी होना चाहिए बस, ठीक है। आगे मैं बढ़ रहा हूँ फटाफट से ना, आगे बढ़ते हैं, चलो ओके। अगला मेरे को पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहला मैंने पढ़ा दिया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया, ठीक है। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एकदम रियल लाइफ कंसेप्ट है। देखो याद है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है भैया, और इसमें पानी है, ठीक है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी है। अब मैंने इसको हीट किया, मान लेते हैं वाटर है, तो भैया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉयल हो रहा है, बॉयल हो रहा है, वेपर बन रहा है। अब मैंने क्या किया, इसमें कोई एक सॉल्यूट डाल दिया, क्या डाल दिया भैया, कोई एक सॉल्यूट डाल दिया। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलना भाई।
ओके, ध्यान देंगे ना? हाँ। अब देखो भैया मेरे पास यहाँ पे क्या था, एक प्योर सॉल्वेंट था। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया सॉल्यूट, ठीक है? एक देखो, जब हम लोग मैगी बनाते याद है, जैसे घर में मैगी बनाते हैं तो पहले पानी गरम करते हैं। तो कितना वेपर बनता है भैया, एकदम पानी बॉयल हो रहा है, वेपर बन रहा है, हाँ या ना? तो जैसे हम लोग मैगी डालते हैं, तो भैया क्या हो जाता है, उसका वेपर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर हम लोग गैस को तेज करते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जब मेरा एक प्योर सॉल्वेंट होता है, तो मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है टी नॉट बी। व्हाट इज टी नॉट बी? इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है? और समझाने के लिए, बस समझाने के लिए, मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? अब जब तुमने एक सॉल्यूट ऐड किया, कोई चीज जब मिल गया, जब कोई चीज मिल जाता है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको गैस को तेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि वेपर तो कम हो गया। तुम्हें अगर उतना ही वेपर चाहिए तो भैया गैस को तेज करेंगे। जब तुमने सॉल्यूट ऐड किया, तो मैंने बोला टीएस। व्हाट इज टीएस? टीएस अब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है? अब तुम्हें गैस को तेज कर दिया, तो मान लेते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। पहले भैया अकेला था, बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस, कुछ मिला दिया, वेपर मान लेते हैं कम हो गया, तुम्हें उतना ही चाहिए, तो फिर से तुमने गैस को तेज किया, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया 120 डिग्री सेल्सियस। तो तुमने कितना बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी को बोलते हैं डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेट कर गया। जब कोई चीज को ऐड किया जाता है, तो समझ जाइए बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो डेल्टा टीवी क्या होगा, फाइनल कितना है, टीएस। बोलो पहले कितना था, टी नॉट बी। यही तो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो समझाने के लिए लिया था, तो 120 माइनस 100 तो कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर इस एग्जाम्पल का बात करेंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। समझ में आया क्या? यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बोलना चाहते क्या बोलेंगे, सुनो और क्लैरिटी आएगा। व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं, और सॉल्यूट जो होता है वो नॉन वोलेटाइल ही होता है, ठीक है? और नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, इस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज सेड टू बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ये फॉर्मूला समझ में आ गया। टीएस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो एक और फॉर्मूला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, क्या क्या होता है भैया, कि डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के, मोलैलिटी के। और जब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट होता है केबी, तो यहाँ बोलेंगे केबी इंटू एम। एम क्या होता है, मोलैलिटी, पता है ना, पढ़ा दिया था। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए, केजी में, सॉल्यूशन नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो केबी है ना, ये क्या है पता है, इसका कभी कभी नाम पता होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका ये जो कांस्टेंट इसका नाम होता है, एक तो होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, बोलो भैया, पढ़ क्या रहे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, तो इसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है? या एक और नाम इसको बोलते हैं, एम का मतलब क्या होता है, मोलल, तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अरे कहीं पे भी एलिवेशन दिख जाए ना, तो समझ जाना केबी का ही बात हो रहा है, ठीक है? इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, कहीं दिख जाना इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो समझ जाना भैया क्या है, केबी है, ठीक है? तो एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, कंसेप्ट भी क्लियरिटी आ गया होगा कि जब हम लोग कोई भी सॉल्यूट को डालते हैं किसमें, एक प्योर सॉल्वेंट में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और यही बढ़ने को क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। इसका एक ग्राफ भी है, बता दूं क्या, बता दूं क्या? देखो समय का कमी हो जाता है, बाकी कोई चीज का कमी नहीं है। देखो भैया फटाक से बता दूं, सिंपल सा बता दूंगा कि ग्राफ अब देखोगे लगेगा हाँ हाँ आता है। देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है? दिस इज द ग्राफ, ठीक है? अब देखो ये मेरा ग्राफ किसका है भैया, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ठीक है? और ये ग्राफ किसका होता है, सॉल्यूशन। एकदम रैंडमली हल्का सा बताता हूँ, देखो ठीक है भैया? मान लेते हैं कि नीचे क्या है, टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है? और यहाँ ले लेते हैं वेपर प्रेशर। टेंशन मतलब समझ में आ जाएगा, रुको ना यार, नहीं भी आएगा तो चलेगा, समझ में आ जाएगा। देखो मैंने बात किया कि भैया ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट का मेरा टेम्परेचर क्या है, टी नॉट बी, ठीक है? देखो
इस पॉइंट पे ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। उसी टेम्परेचर पे देखना ना, यहाँ देखो ना, वेपर प्रेशर समझना। इस प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर है टी नॉट बी, है ना। अगर उसी टेम्परेचर पे बात करते हैं तो देखो भैया, सॉल्यूशन का वेपर कम हो गया, इधर वेपर है, सॉल्यूशन का वेपर कम हो गया, पर हमें तो वेपर उतना ही चाहिए। तो तुमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब ना वापस से वहां तक पहुंचेंगे। तो तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वापस से तुम्हें उतना ही वेपर मिल गया। तो भैया कितना तुमने बढ़ाया टेम्परेचर, तो तुमने टीएस तक बढ़ाया। तो भैया ये जो चेंज आया, इसी को तो बोलते हैं डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाता है, टीएस माइनस टी नॉट बी, दैट्स कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट का था टी नॉट बी, उस समय सॉल्यूशन का वेपर थोड़ा कम था। आपने भैया क्या क्या, टेम्परेचर को बढ़ाया तो वापस से उसी वेपर तक पड़ गए। तो भैया क्या आया, टीएस। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, टीएस माइनस टी नॉट बी। ये ग्राफ होता है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हल्का सा देखा हुआ रहता है तो समझ में आ जाता है। क्लियर है ना, आगे बढ़े। अब आता है न्यूमेरिकल्स। क्या आता है, न्यूमेरिकल्स। हो तो बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब प्योर का बात हो रहा है, मतलब टी नॉट बी दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूंगा कि टी नॉट बी कितना दिया हुआ है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। आप पता है खुद से सॉल्व किया करो न्यूमेरिकल, सब मेरे से करवा लेते हो वैसे ना आप। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ इतना, हाउ मच सुक्रोज शुड बी एडेड। बोला भैया, देख रहे हो ना, ऐड किया, फील करना। देखो ये मेरा कौन था, वाटर। वाटर में सुक्रोज ऐड किए हैं, तो भैया कुछ ऐड करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो भैया उसको जो बढ़ाएंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई चीज हम लोग ऐड कर देते हैं तो पहले के कंपैरिजन में वो कम हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर वापस से उतना ही आ जाएगा, मतलब ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो भैया बोला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑफ एच जितना, हाउ मच सुक्रोज शुड बी एडेड। बोला है कितना सुक्रोज ऐड करेंगे किसमें, ये वाटर का वेट दिया हुआ है कितना, 500 ग्राम। ठीक है, तो सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टीएस दिया हुआ है वो बोला है 100 डिग्री सेल्सियस। इतना बात समझ में आ गया क्या। टी नॉट भी दिया हुआ है, टीएस दिया हुआ है, वाटर का वेट दिया हुआ है, तो बोला है सुक्रोज। सुक्रोज कितना ऐड करेंगे तो जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना हो जाए सॉल्यूशन का। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे भैया क्या होता है। आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी है वो होता है टीएस माइनस टी नॉट बी। ठीक है, तो टीएस कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस टी नॉट भी कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो वैल्यू कितना आ गया, 0.37 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा डेल्टा टीवी आ गया, बोलो हाँ या ना। और आपको पता है, अच्छा यहाँ पे केबी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, तो डेल्टा टीवी इजिकल टू क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। क्या होता है, केबी इंटू एम। हमेशा याद रखिए केबी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और डेल्टा टीवी कितना है, 0.37 है। केवी, केवी नहीं दिया हुआ है। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वाटर कौन है, सॉल्वेंट है। 500 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 केजी, बोलो हाँ या ना। तो 0.37 केबी का वैल्यू नहीं दिया, मैं ले लेता हूं अपने मन से यहाँ पे 0.52। ठीक है, वाटर का जनरली 0.52 ही होता है, वरना वैसे दिया हुआ रहेगा। मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। किसका निकालना है, सुक्रोज का। अभी आपने लिखा था मोलर मास 342 डिवाइडेड बाय 0.5। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। तो आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जब प्योर सॉल्वेंट में जब हम लोग कोई सॉल्यूट को डालते हैं तो उसका वेपर पहले से कम हो जाता है, हमें वापस से वेपर उतना चाहिए, तो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स द कंसेप्ट, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर घटेगा। बस सिंपल मैं बताऊं, यहां पे बस आपको दिमाग में रखना है, जो डेल्टा टीएफ होता है इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीवी क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे उल्टा हो जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे डेल्टा टीवी क्या था, टीएस माइनस टी नॉट भी था ना, इसका उल्टा याद रखिएगा। यहां पे होता है टी नॉट एफ माइनस टीएस, बस इतना समझ लो। डेल्टा टीएफ क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस टीएस होता है। ठीक है, ये याद रहेगा ना। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा। ठीक है, जैसे कि अब मैं बोलूंगा डेल्टा टीएफ, तो वहां पे के बी था, यहाँ पे के एफ होगा, एम तो वही रहेगा, एम तो मोलालिटी ही है। के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं, या इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, या इसका एक और नाम भी होता है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अरे भैया डिप्रेशन में जाओगे तो रोगे ही ना, तो याद रखना डिप्रेशन में जाओगे तो रोगे। क्राई, क्राई मतलब रोना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही कंसेप्ट है, यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में आते हैं। क्या बोला है न्यूमेरिकल्स, ध्यान से देखो। कैलकुलेट द मास ऑफ द एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है, टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये पता है क्या दिया है, पहले कुछ था,
कुछ डाले तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर्ड हो गया है, इतने से लोअर्ड हो गया, इतने से लोअर्ड हो गया है, तो मतलब ये चेंज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस। और चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चेंज इज चेंज, ठीक है। और बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, तो निकाल लो फटाफट से। आपको पता है डेल्टा टीएफ जो होता है वो होता है के एफ इंटू एम, ठीक है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, देखो के एफ का वैल्यू दिया हुआ है ना 3.9। मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकाल लो, क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, C6H8O6 दिया है ना, 12 6 जा 72, 1 8 जा 8, 16 6 जा 96, कैलकुलेट करो, 8 2 10 16 है, देख लेना भैया, 8 2 10 6 16 है, उसके बाद 10 और 7 176, सही आ रहा ना, 176 ही आएगा ना, 80 80 160 170, ठीक है। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, 75 ग्राम, केजी में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, ठीक है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको आरएलवीपी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरएलवीपी, ठीक है। आरएलवीपी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, देखो अच्छे से समझो। ये मान लो मेरे पास क्या है, ये प्योर कंपोनेंट है, क्या है मेरा प्योर कंपोनेंट, एक लिक्विड है। अगर प्योर कंपोनेंट है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट का नाम है बी। तुमने एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। और जो नॉन वोलेटाइल है उसका वेपर तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब पी नॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आता है ना। अब एक बात बताओ, पहले अगर मैं बोलता हूं वेपर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, अगर मैं बात करता हूं प्योर का क्या था, पी नॉट ए था, बिल्कुल खुला मचा रहा था। पर जब तुमने कुछ ऐड कर दिया तो क्या होगा भैया, देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हमने क्या पढ़ा था, जब दो चीज को मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या आ जाता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, याद है ना, रॉल्स लॉ में पढ़े थे। जब दो चीज को मिक्स करेंगे तो ए का वेपर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आप बोलोगे सर पी नॉट बी तो जीरो है, अरे मुझे पता है, लिख ले तो दो, पी नॉट बी क्या हो गया, जीरो। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए होता है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा भैया कि वेपर प्रेशर कितने से घट गया, अभी मैंने समझाया था ना कि जब प्योर सॉल्वेंट में कुछ ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और अगर तुम्हें वेपर प्रेशर उतना ही चाहिए तो तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो ना, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, बोलो हाँ या ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूंगा कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहले मैंने बताया वेपर प्रेशर क्या होता है, फिर मैं बता रहा हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितने से घट गया। पहले कितना था, पहले था पी नॉट ए, बाद में कितना है, पी नॉट ए एक्स से, बोलो हाँ या ना। जैसे एग्जांपल ले लो, प्योर का था 100 डिग्री सेल्सियस, तुमने कुछ डाला तो वेपर घट गया, अब हो गया 80 डिग्री सेल्सियस, डिग्री नहीं, मान लेते हैं 100 mmHg था, और यहाँ पे अब सॉल्यूशन कितना हो गया, 80 mmHg हो गया, ठीक है। तो कितने से वेपर घट गया, पहले 100 था अब 80 हो गया, तो 20 से घट गया। तो अब देखो भैया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स से, पी नॉट ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स बी, क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब हमने एलवीपी भी पढ़ ली है, पर हमें पढ़ना क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दैट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं इतना नहीं समझाता तो आपको पता ही नहीं चलता लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। तो यहाँ पे कौन है, पी नॉट ए एक्स बी, और प्योर का क्या होता है, पी नॉट ए, पी नॉट ए से पी नॉट ए चल गया तो बच गया एक्स बी। तो आर एल बी पी किसके बराबर होता है, एक्स बी के। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन, एक्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आरएलवीपी किसके बराबर आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। इसको हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं, पता है कैसे, जैसे आरएलवीपी है ना, आरएलवीपी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अभी सिखाए थे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, प्योर माइनस मिलाने के बाद पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्या था, पी नॉट ए, ठीक है। और ये किसके बराबर आया, एक्स बी के। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल्स ज्यादा है, तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, घुमा फिरा के बात वही है, ठीक है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसी को बोलते हैं आरएलवीपी, ठीक है ना। आई होप आपको चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब अच्छे से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार रिवाइज कर लोगे तो पूरा आपका अच्छे से हो जाएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।